आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर पार्लियामेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको हर साल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ कि और क्या क्या सीरीज़ है जो आप CSC मैट्रिक्स के चैनल पर जाके देख सकते हो। ये सीरीज़ है जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, मैपिंग सीरीज, सीसाइड वीडियोस, ये आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। PDF आपको यहाँ पे मिलेगी CSC मैट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल पे। प्लस में एक हमारा PYQ का कोर्स भी चल रहा है, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। आपको जो याद रखना है वो याद रखना आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 5 में है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका ना कहीं जुडिशरी स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 123 से। टू बी प्रिसाइज आर्टिकल 124 से आपका जुडिशरी स्टार्ट होता है, क्योंकि आर्टिकल 123 जो है ना वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट का, और आर्टिकल 213 जो है वो गवर्नर का ऑर्डिनेंस। अब आर्टिकल 79 से लेके 122 तक पार्ट 5 में ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट, उसके बाद आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, फिर आ जाएगा आपका हाउस ऑफ पीपल। यानी कि पार्लियामेंट जो बना हुआ है वो उससे बना हुआ, 3 पार्ट से, प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से। हमारा जो सिस्टम है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट कंसिस्ट होती है क्राउन, यानी कि किंग या क्वीन, हाउस ऑफ लॉर्ड, अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन, लोअर हाउस। लेकिन अमेरिका में ये आपको बिल्कुल रिवर्स देखने को मिलेगा। अमेरिका में ना प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता। तो बस आपको इतना ही याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। राइट, आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? राज्यसभा में 238 मेंबर्स जो हैं वो तो होते हैं भाई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव। इनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा? इनको इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब लेट से आपके वहाँ पे MLA के चुनाव होते हैं। जो MLA के चुनाव होते हैं ना, विधानसभा में जाते हैं, वहाँ से चुन के आएंगे ये, और ये क्या करते हैं? स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राज्यसभा में जो सीट है वो सबकी फिक्स है? नहीं, राज्यसभा में जो सीट है ना वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है, ना कि फिक्स्ड। जैसे अमेरिका में जो सीट है ना अपर हाउस में वो फिक्स है कहीं ना कहीं कि हर एक स्टेट से 2-2 आएंगे। तो वहाँ पे क्या है, 50 स्टेट है, हर एक से 2-2 आएंगे तो 100 मेंबर हो गए। लेकिन हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे है। अगर किसी स्टेट की, लेट से उत्तर प्रदेश है, उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ से ज़्यादा मेंबर आएंगे राज्यसभा में। राइट, तो 238 तो हो गई है, प्लस में 12 को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन कौन सी फील्ड में? आपको याद रखना, LASS, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। बस इतना ही याद रखना। अंडरस्टूड? नो। जो 4th शेड्यूल है वो भी डील करता है। वो किस चीज़ से डील करता है? 4th शेड्यूल आपका डील करता है कि राज्यसभा में सीट को कैसे एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्टेट की करता है या यूनियन टेरिटरी की भी? यूनियन टेरिटरी की भी। एक ट्रैप है, ठीक है। UPSC पूछ लेगा कि 4th शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ स्टेट से रिलेटेड है, नहीं, उसमें यूनियन टेरिटरी का भी है। तो ये आपको याद रखना है। राइट, उसके बाद ये हम लोग कर चुके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी अभी मैंने समझाया आपको। और नॉमिनेटेड मेंबर की 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनको स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में। राइट, ये थी आपकी राज्यसभा की कंपोजिशन। उसके बाद बात करते हैं हम लोकसभा की कंपोजिशन की। अब लोकसभा की कंपोजिशन पहले कितना हुआ करती थी? 552, लेकिन अभी है ये 550 प्लस। क्यों है ऐसा? क्योंकि पहले 2 एंग्लो इंडियन जो थे मेंबर्स थे उनको नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अब ये प्रोविजन एबॉलिश कर दिया गया। तो आपको मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताना है कमेंट में कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ये नॉमिनेट किए जाते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर, इनको कहीं ना कहीं एबॉलिश किया है। एंग्लो इंडियन वो कम्युनिटी होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स, मतलब कि भारत में बाहर से बहुत सारे लोग आए, पोर्तुगीज़ भी आए, डच भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए। तो वो कुछ लोग ना यहीं पे सेटल हो गए, ठीक है, और उन्होंने यहीं पे जो नेटिव लोग हैं उन्हीं से शादी कर ली। तो इन्हीं को कहीं ना हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब इसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, एग्जैक्टली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कितने होते हैं अराउंड? इसमें होते हैं आपके 530 के अराउंड। राइट, 20 होते हैं आपके यूनियन टेरिटरी के, और 2 होते थे पहले नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन एज ऑफ नाउ नॉमिनेटेड तो है नहीं। तो आपको ये 530 और 20 याद रखना है। पहले जो वोटिंग एज हुआ करती थी ना, वो हुआ करती थी 21 ईयर, ठीक है, कि जिसकी उम्र 21 ईयर होगी ना वही वोट डाल पाएगा। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जो वोटिंग एज है ये घटा के 18 साल कर दी। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो अभी के लिए इतना ही याद रखो। प्लस में आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया हुआ, यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965, जिसके अंतर्गत जनरली जो लोकसभा के मेंबर्स हैं यूनियन टेरिटरी से, उनको चुना जाता है डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। जैसे आप लोग जाते हो डायरेक्ट वोट डालते हो ना एमपीज़ को, तो वही इलेक्शन होता है कहीं ना कहीं लोकसभा के। नॉमिनेटेड का मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। अब लोकसभा में भाई इलेक्शन होते कैसे एग्जैक्टली? लोकसभा में इलेक्शन होते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे, यानी कि लेट से इंडिया है, इंडिया को ना डिवाइड कर दिया गया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कितनी? 550। अब हर एक टेरिटरी से काफ़ी सारे लोग खड़े हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें से जो जीत के आएगा वो पार्लियामेंट में जाके बैठ जाए, मतलब वो एमपी बन गया अब, राइट। तो ऐसे ही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की हर एक स्टेट को एलोकेट किया गया है नंबर ऑफ सीट लोकसभा में, ठीक है। इस मैनर में है वो कि जो रेशियो है ना, मतलब कि उस नंबर में और उनकी पॉपुलेशन वो सेम है हर एक स्टेट के लिए। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से इमेजिन ए सिनेरियो हरियाणा है, हरियाणा की पॉपुलेशन है इमेजिन ए सिनेरियो 1 लाख, ठीक है। और गवर्नमेंट, और एक है यूपी की पॉपुलेशन है लेट्स से 10 लाख, ठीक है। तो लेट्स से क्या किया गवर्नमेंट ने बोली कि भाई एक सीट पे ना, एक सीट मतलब कि एक एमपी जो है, ऐसे समझ लो 10,000 लोगों पे एक सीट होगी, ठीक है। 10,000 लोगों पे एक सीट होगी, तो 1 लाख पे 10 सीट होगी एग्जैक्टली। अब रेशियो क्या बन गई भाई कि 10,000 लोगों पे एक सीट होगी, तो यूपी में वही 100 मेंबर्स बनेंगे, हरियाणा में 10 बनेंगे, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे, लेकिन रेशियो सेम है। ऐसे ही मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया आपको समझाने के लिए, तो इसमें ऐसा ही होता है, राइट। लेकिन ये जो प्रोविज़न है, ये रेशियो वाला, ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होता जहाँ की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है। 1 मिलियन में गाइज होते हैं 10 लाख, तो 6 मिलियन में कितना हो गया? 60 लाख। यानी कि जिन भी स्टेट की पॉपुलेशन 60 लाख से कम है, वहाँ पे जो ये रेशियो वाला मेथड है ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, हर एक स्टेट को डिवाइड किया गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस मैनर में कि जो रेशियो है पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड वो भी सेम रहेगी। जैसे आप लोग देखोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, हर एक अपना अपना स्टेट, मतलब इनडायरेक्टली हमें पता लग जाएगा। चलो ये गेम खेलते हैं, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। कुछ नहीं करना आप लोगों को, सबको सिर्फ और सिर्फ क्या करना ना, अपने स्टेट के लोकसभा और राज्यसभा सीट मेंशन करनी है, बस कुछ नहीं करना, पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कौन से स्टेट से हो आप, राइट, ओके। और जो दूसरे बच्चे हैं वो कमेंट करके बता देना उनके नीचे कि आप किस स्टेट से हो। सिंपल से कहीं हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। बिकॉज ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, और वहाँ पे अगर आपको लोकसभा राज्यसभा की सीट नहीं मालूम तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो ऐसी, मतलब मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन एक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज। इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? राज्यसभा को जब बनाया गया था 1952 में, वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, यानी कि ये कभी डिजोल्व नहीं होता, लेकिन हर 2 साल में इसके जो बंदे हैं ना, मतलब कि 1/3 जो मेंबर्स है वो रिटायर्ड हो जाते हैं हर 2 साल में, और फिर सीट फ्रेश इलेक्शन के द्वारा फिल की जाती है, और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के द्वारा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर, हर तीसरे साल इनकी सीट को फिल किया जाता है। रिटायरिंग मेंबर एलिजिबल है इलेक्शन के लिए, एग्जैक्टली वो दोबारा री इलेक्ट होकर आ सकते हैं कितनी बार को, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रीनोमिनेशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है। ऐसा तो नहीं है प्रेसिडेंट ने एक बार किसी को अपॉइंट कर दिया दोबारा नहीं कर सकता, बिल्कुल नॉमिनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक एक्ट बनाया था, जहां पे जो राज्यसभा के मेंबर की टर्म है वो 6 साल दिया। मैं आपको ना एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, मुझे बताना, ठीक है, ओके। राज्यसभा हैज़ टेन्योर ऑफ 6 ईयर, राइट और रॉन्ग, ठीक है। आप मुझे ट्रू और फॉल्स बस इतना बताओ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को। अब भी तो मैंने बताया है नहीं, इजी है क्वेश्चन, तो बस कर देना कमेंट, देखना चाहता हूँ कितने लोग सही देते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, सॉरी, इट्स सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया तो उस सेंस में ना, ये एक नॉर्मल टर्म जनरली इसकी 5 साल होती है। कब से काउंट होगा 5 साल? जब वे फर्स्ट मीटिंग करेंगे आफ्टर जनरल इलेक्शन, तब से, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए 5 साल पूरे होने से पहले ही जनरली इलेक्शन कंडक्ट करा दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नाउ प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसी भी समय पे, इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल पूरे होने से पहले भी किया जा सकता है, बिल्कुल। और इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, दिस इज राइट। जनरली यूपीएससी पीवाईक्यू में कैन नॉट पूछता है, और मोस्टली ऐसा होता है पॉलिटी में ना, वो मतलब कि कैन का कैन नोट कर देता है, कैन नोट का कैन कर देता है, तो ये आपको याद रखना है ध्यान से। नाउ
जो टर्म है लोकसभा की उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो। लेकिन उसमें भी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में, और कितनी बार भी, मतलब 1 साल फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1 साल के लिए बढ़ाया, फिर दोबारा अगर आपको बढ़ाना 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, ऐसे कितना भी बार कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक्सटेंशन जो है, जिस दिन इमरजेंसी ख़त्म हुई उसके 6 महीने तक, उसके 6 महीने के बाद से आप वो नहीं कर सकते एक्सटेंड। ये अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इमरजेंसी का चैप्टर कराऊंगा ना, वहाँ पे अच्छे समझा दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्वालिफिकेशन क्या भाई एमपी बनने की, भारत के नागरिक होने चाहिए, आपको ओथ लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन के सामने, या कोई भी बंदा जो कि ऑथोराइज्ड किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कौन सी ओथ की? टू बी एफ टू फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सोनिटी इंटीग्रिटी, एंड एज जो है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ राज्यसभा, लोकसभा के केस में 25 साल। और जो भी अदर क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट ने बताई है वो भी आपको पोजेस की जानी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर भी कुछ बेसिकली क्वालिफिकेशंस है जो आपको आप में होनी चाहिए। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर, मतलब कि आप एक इलेक्टर रजिस्टर्ड होने चाहिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और मेंबर होने चाहिए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के या किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, अगर आप कोई रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो, क्योंकि कुछ रिजर्व सीट होती है ना SC और ST के लिए, उस सेंस में। अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जा सकता है भाई? अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हो, अनसाउंड माइंड हो, या फिर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो अनडिस्चार्ज सोल्वेंट, ठीक है, या भारत के नागरिक नहीं हो, या फिर आपने भारत की जो नागरिकता है वो फ्रॉड के थ्रू ली है, तो इन सिनेरियो में कहीं ना कहीं आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है उसके अंतर्गत आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे एंटी डिफेक्शन लॉ। और 1951 में भी कुछ ग्राउंड्स है, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है, जैसे मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द, मतलब अपना इलेक्शन में भाई किसी गलत एक्टिविटी गतिविधि में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आपको 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिटेन किया गया है किसी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लॉ के अंडर, जो कि आपका आर्टिकल 22 में बात करता है, तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। प्लस में आपका इलेक्शन में कितना खर्चा हुआ आपने एक टाइम लिमिट के अंदर नहीं बताया, तो उस सिनेरियो में भी अगर आप गवर्नमेंट के किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क या सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो, मतलब कि, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आप डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, ना ही मैनेजिंग एजेंट होने चाहिए किसी ऐसी कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी के जहाँ पे गवर्नमेंट का कम से कम 25% शेयर हो। नाउ आपको मतलब कि ऐसा ना हो कि कभी आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो आपको डिस्मिस कर दिया गया हो करप्शन डिसलॉयल्टी के चार्जेस पे, तो ये सारी कंडीशंस है, बस ये नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और क्या भाई कि आपको मतलब हेट स्पीच वगैरह नहीं फैलानी है, ओके, और मतलब कि सोशल अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती, इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की क्वेश्चन। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर आप डिस्क्वालीफाई हो या नहीं हो, डिसाइड कौन करेगा सर? ये डिसाइड किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ओके, इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन 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 डिसीजन जो है वो फाइनल होगा प्रेसिडेंट का, मतलब कि प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा, लेकिन वो पहले इलेक्शन कमीशन से बातचीत करेगा, ओके, उसके हिसाब से एक्ट करेगा। नेक्स्ट है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लो, आया राम गया राम, राइट। ये होता क्या है? एग्जांपल के तौर पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 4 मेंबर खड़े हुए ABCD, आपको कोई भी पसंद नहीं है, और एक तीसरा मेंबर खड़ा हुआ E, और ये है निर्दलीय, ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, राइट। लेकिन आपको ना तो A की आइडियोलॉजी पसंद, ना B की, ना C की, ना D की, आपने E को वोट दिया। E जो है पार्लियामेंट में गया, और जाते ही उसने पहले दिन ही ये A पार्टी ज्वाइन कर ली, जिस पार्टी से A बिलोंग करता था ना, इसने वही पार्टी ज्वाइन कर ली। आपके साथ धोखा हो गया ना। अरे अगर आपको वोट देनी होती तो आप डायरेक्ट दे देते, ये तो आपके साथ धोखा हो गया, राइट। तो इसी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, ओके। और ऐसा भी है कि एक दिन में ना एक MLA थे हरियाणा के, उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर ली थी, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है डिफेक्शन के ग्राउंड पे, ठीक है, अंडर 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल है आपका, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, 10 शेड्यूल कब आया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंडर। नाउ
किसी बंदे को डिस्क्वालिफिकेशन कब लगेगा, अगर वो वॉलंटरी गिव अप कर देता मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की, प्लस में अगर वो वोट या एब्सटेन करता है वोटिंग से, मतलब कि जो पार्टी ने विप इशू किया है, मतलब कि लेट्स से आज एक इंपॉर्टेंट मैटर पे मीटिंग होनी थी लेकिन एक मेंबर है इंपॉर्टेंट वो आया ही नहीं, तो उस सिनेरियो में विप इशू की जाएगी। मतलब कि उस सिनेरियो में क्या होगा कि जिस बंदे ने एब्सटेन किया है वोटिंग करने से या पार्टी की विप के अगेंस्ट में जाके वोटिंग की है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। या कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर पार्टी ज्वाइन करता है 6 मंथ के एक्सपायरी के बाद। ये लास्ट वाले 2 याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर ही नहीं सकता, लेकिन सॉरी इंडिपेंडेंट ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन नॉमिनेटेड जो है ना उनके पास 6 महीने का टाइम है, राइट। और डिस्क्वालीफाई है या नहीं है अंडर 10 शेड्यूल ये डिसाइड किया जाता है राज्यसभा के केस में चेयरमैन, लोकसभा के केस में स्पीकर, ओके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हो तो होलोहन केस में कि चेयरमैन और जो स्पीकर का डिसीजन है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि उसको जुडिशली रिव्यू किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है कि सीट वैकेटिंग ऑफ सीट, यानी कि सीट कब क्या खाली होती है वो सारी चीज़ें। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सीट को खाली करता है किस किस सिनेरियो में। सबसे पहला डबल मेंबरशिप, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर एक बंदा एक ही टाइम पे बोथ हाउसेज का मेंबर नहीं बन सकता। मतलब ऐसा नहीं है वो राज्यसभा का भी बन जाए लोकसभा का भी बन जाए। अगर एक बंदा दोनों सीटों पे इलेक्ट हो जाता है तो उसको 10 दिन के अंदर जो है बताना पड़ेगा कि वो कौन सी सीट को सर्व करना चाहता है, मतलब कि लोकसभा की या राज्यसभा की। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं बताता है तो उसकी जो हायर सीट है, हायर कौन सी है राज्यसभा वाली, वो ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई सीटिंग मेंबर है एक हाउस का और वो दूसरे हाउस में इलेक्ट हो जाता है तो उसकी जो फर्स्ट हाउस की जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। अगर एक बंदे को दो मतलब सीट पे इलेक्ट हो जाता है एक ही हाउस में, एग्जांपल के तौर पे इस साल राहुल गांधी थे, रायबरेली से भी हो गए, वायनाड से भी हो गए, तो बाद में उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़ दिया, राइट। तो उस सिनेरियो में उनको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी दोनों सीटें जो है वो वेकेंट हो जाएगी। सिमिलरली एक पर्सन जो है वो मेंबर नहीं हो सकता दोनों हाउसेज का, यानी कि ना ही लोकसभा का, ना ही मतलब कि दोनों हाउसेज का नहीं हो सकता, ना ही वो मतलब साइमल्टेनियसली ही कांट बी MP एंड MLA। ऐसा नहीं है कि तुम विधानसभा के मेंबर हो लोकसभा के मेंबर नहीं। अगर ऐसा है तो आपके पास 14 दिन का टाइम है। तो आपको याद रखना है भाई, अगर सेम हाउस की बात हो रही है, मतलब सेम मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर जैसे लोकसभा राज्यसभा उस केस में 10 दिन है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा उस केस में 14 दिन है, ठीक है। 14 दिन के अंदर बता दो, नहीं तो आपकी जो पार्लियामेंट वाली सीट है, जो हायर सीट होती है ना हमेशा वो वेकेंट होती है, तो पार्लियामेंट वाली सीट जो है वो ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है, रिजाइन दिया जाता है। जनरली एक मेंबर रिजाइन देता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर स्पीकर को, ठीक है, जैसा भी केस हो। नेक्स्ट, एब्सेंस। अगर कोई बंदा मतलब कि अगर कोई MP जो है 60 डेज तक जो है वो मीटिंग से एब्सेंट रहता है बिना इन्फॉर्म किए, तो उस सिनेरियो में भी उसकी सीट जो है वो वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाती है, ओके। लेकिन इसमें वो वाले डे काउंट नहीं हो गए जहाँ पे हाउस प्रोरोग हुआ या एडजर्न हुआ मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज। ये क्या होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे कि एडजर्न और वो सारी चीज़ें क्या होती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लोकसभा स्पीकर। अब लोकसभा के जो स्पीकर का चुनाव है वो कहाँ से होता है, वो मेंबर्स में से होता है, यानी कि लोकसभा के मेंबर्स में ही होता है, राइट। तो जब भी स्पीकर जो है ऑफिस ऑफ स्पीकर खाली होता है तो लोकसभा जो है वो इलेक्ट करती है अनदर मेंबर को, ताकि जल्दी से वो वैकेंसी भरी जा सके। क्योंकि लोकसभा स्पीकर जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जो डेट है इलेक्शन की लोकसभा स्पीकर के वो डिसाइड की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। यूजली स्पीकर ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, जब तक लोकसभा मेजोरिटी एंजॉय करती है तब तक वो रहता है ऑफिस में। लेकिन किसी सिनेरियो में लेट से भाई हाउस डिजोल्व हो गया तो भी वो रहता ही है, स्पीकर रहता ही है जब तक अगली पार्लियामेंट नहीं आ जाती। नाउ मतलब कि अगली गवर्नमेंट बन के नहीं आ जाती, मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, सॉरी दिमाग कहीं और जहाँ गया हुआ छोड़, ओके। नाउ इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब ये सिंपल सा सिनेरियो ये बता रहा है कि भाई स्पीकर जो है वो लोकसभा में तो रहेगा ही, लेकिन उसकी सीट खाली भी की जा सकती है 3 तरीक़ों से। अगर वो लोकसभा का ही मेंबर नहीं रहा, अगर उसने रिज़ाइन दे दिया डिप्टी स्पीकर को लिख के, या फिर उसको रिमूव कर दिया गया एक रेजोल्यूशन के द्वारा, उस रेजोल्यूशन को देने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है आपको, ठीक है। और जब ये रेजोल्यूशन मतलब कि स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन जो है अगर वो हाउस में हो, कंसिडरेशन हो, तो उस सिनेरियो में वो प्रिसाइड नहीं कर सकता, वो एक्ट करेगा एज ए नॉर्मल MP, राइट।
लेकिन वो बोल सकता है और पार्ट ले सकता है प्रोसीडिंग में, ठीक है। और वो वोट जो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट है वो भी कर सकता है, लेकिन मतलब वो नॉर्मल एमपी की तरह ट्रीट किया जाएगा उसको। लेकिन जैसे ना स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होती है, लेट से 300 मेंबर आए, 150 ने फेवर में वोट की, 150 ने अगेंस्ट में वोट की, तो स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है, ठीक है। तो मतलब कि लास्ट में वोट करने की पावर, ताकि ये जो डेडलॉक वाली सिचुएशन है, टाई वाली सिचुएशन है, इसको रिजोल्व किया जा सके, राइट। नाउ ये भी नोट करना चाहिए कि जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, स्पीकर हाउस वेकेट नहीं करता एंड वो कंटिन्यू करता जब तक कि नई लोकसभा बन के नहीं आ जाती, राइट। नेक्स्ट है गाइज रोल, पावर और फंक्शन किसके, बेसिकली स्पीकर के। तो स्पीकर को हम हेड ऑफ लोकसभा भी बोलते हैं, प्लस में ये गार्जियन होता है जितनी भी पावर या प्रिविलेजेस दी जाती है मेंबर्स को उनका, राइट। प्लस में हाउस का भी प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है हाउस का। जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं पार्लियामेंट्री मैटर में वो सारे फाइनल होते हैं स्पीकर के द्वारा, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ना वो सारे स्पीकर होते हैं। और क्या याद रखना है आपको एक दो चीज़ें और याद रखना कि जो स्पीकर की पावर है वो कहाँ से मिलती है उसको, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल ऑफ प्रोसीजर से, कंडक्ट ऑफ बिजनेस से, राइट। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और क्या काम करता है स्पीकर इससे अलावा, जैसे कि फाइनल इंटरप्रेटर होता है, जितने भी रूल्स प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस होते हैं लोकसभा के उनका। हाउस को एडजर्न या सस्पेंड कर सकता है, मतलब कब कर सकता है, फॉर एग्जांपल एक कोरम होता है, मिनिमम मेंबर इतने होने ही चाहिए, वो होता है जनरली 1/10। लेट से अगर हाउस की स्ट्रेंथ 500 है तो 50 मेंबर कम से कम होना ही चाहिए, तब जाके मीटिंग स्टार्ट होगी। अगर वो 50 मेंबर नहीं है तो उस सिनेरियो में हाउस को एडजर्न या सस्पेंड किया जाएगा। तो एज ऑफ नाउ हमारे 550 मेंबर है लेट से हाउस के, तो 55 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता, यानी कि मतलब नॉर्मल जब वोटिंग चली है ना तब इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन लेट से वोट टाई हो गया, टाई कैसे कि टोटल 400 मेंबर प्रेजेंट थे, 200 आ गया, 200 ने फेवर में किया, 200 ने अगेंस्ट में, तो उसके बाद स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट होगी। ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड कर सकता है, ज्वाइंट सीटिंग हम लोग आगे करेंगे। ज्वाइंट सीटिंग कौन समन करता है, प्रेसिडेंट। प्लस में अगर लीडर ऑफ हाउस रिक्वेस्ट करे तो एक सीक्रेट मीटिंग भी, सीक्रेट सीटिंग जो होती है उसकी, वो भी अलाउ कर सकता है। सीक्रेट सीटिंग में बाहर का कोई भी मेंबर नहीं होता बिना स्पीकर की परमिशन के। और क्या क्या पावर है, स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, और स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है कहीं ना कहीं। प्लस में लेट से कोई मनी बिल है, मनी बिल आया आपका लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती है इन केस ऑफ मनी बिल। तो जो लोकसभा स्पीकर होता है ना वो एक सर्टिफिकेट भी अटैच करता है कि दिस इज ए मनी बिल, तो सर्टिफिकेट भी बताता है। प्लस में अगर कोई डिफेक्शन मतलब कि आपका 10 शेड्यूल है उसके अंदर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं स्पीकर ही डिसाइड करता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी है प्रिसाइडिंग, मतलब कि जो कॉन्फ्रेंस होती है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, मतलब ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, वहाँ पे भी जो मीटिंग चेयर की जाती है वो इन्हीं के द्वारा की जाती है। ये अपॉइंट करता है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके चेयरमैन्स को, और ये स्पीकर जो चेयरमैन भी होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, रूल्स कमेटी के और जनरल पर्पस कमेटी के। तो ये था आपका स्पीकर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि स्पीकर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब स्पीकर की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी कैसे इंश्योर की जाती है, स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है जब एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। एक्चुअली ये एब्सोल्यूट नहीं आएगा, यहाँ पे आप इसको एक बार करेक्ट कर लेना, एब्सोल्यूट की जगह ना यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बताओ मुझे, यहाँ पे आएगा इफेक्टिव। ओके, ये एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आप इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी आएगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि जो वैकेंसीज होती है ना उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट जो मोशन है रिमूवल का उसको कंसीडर्ड किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा जब उस मोशन में कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और मतलब कि मोशन पास कर दिया, नहीं, कम से कम 50 मेंबर एग्री करने चाहिए। काफ़ी हाई पोजीशन दी गई है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं, राइट। तो लेकिन जो पहले 2 पॉइंट है दीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिप्टी स्पीकर की। नेक्स्ट है गाइज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब जो ये डिप्टी स्पीकर है लोकसभा का, इसमें रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला
तो इनको इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के द्वारा ही, उन्हीं के मेंबर्स में से। और इनका जो डेट ऑफ इलेक्शन है डिप्टी स्पीकर का वो फिक्स किया जाता है स्पीकर के द्वारा, जबकि स्पीकर का जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो फिक्स किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट ना। जब भी डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है अगर वहाँ वो वेकेंट यानी कि वो खाली है, तो लोकसभा किसी दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर सकती है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। स्पीकर की तरह ही जो डिप्टी स्पीकर है वो भी ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लोकसभा, लेकिन वो भी 3 तरह से अपनी जो सीट है वो खाली कर सकता है। अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहा तो, प्लस में अगर वो रिज़ाइन दे देता स्पीकर को, या फिर उनसे रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन मूव किया गया है लोकसभा में, लेकिन वो रेजोल्यूशन मूव करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। डिप्टी स्पीकर का काम क्या है भाई, वो स्पीकर की तरह एक्ट करते हैं जब स्पीकर एब्सेंट हो, प्लस में ये जॉइंट सीटिंग को भी प्रिसाइड करता है अगर स्पीकर एब्सेंट हो। डिप्टी स्पीकर के पास ना एक स्पेशल प्रिविलेज है, अगर आपने उनको किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बना दिया तो ऑटोमेटिकली वो उसके चेयरमैन बन जाएंगे। प्लस जब स्पीकर प्रिसाइड करते हैं हाउस को, तो डिप्टी स्पीकर एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह ही एक्ट करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये था आपका डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड। 10वीं लोकसभा तक ये होता था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी से होते थे, लेकिन 11th लोकसभा से एक कंसेंसस के थ्रू, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, एक काइंड ऑफ ए कन्वेंशन, इसके थ्रू ये बोला गया स्पीकर जनरली रूलिंग पार्टी और डिप्टी स्पीकर मतलब जनरली अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए। जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनते हैं, मतलब कोई एमपी है वो स्पीकर बन गया, डिप्टी स्पीकर बन गया, तो वो कोई ओथ लेता अलग से? नहीं, कोई ओथ नहीं। जो एमपी वाली ओथ है ना बस वही होती है, उसके अलावा कोई ओथ नहीं होती अलग से, तो ये आपको याद रखना है। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है वो आपका 1921 में बनाया गया था, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी 1921 में, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को उस मोमेंट पे प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बुलाया जाता था, ये पहले वाली बात की जा रही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। एक पैनल बनाया जाता है रूल्स ऑफ लोकसभा के अंडर। स्पीकर नॉमिनेट करते हैं 10 मेंबर्स को, मतलब कि उनमें से कोई भी प्रिसाइड कर सकता है हाउस को अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हो। जब भी आप लोगों ने संसद टीवी अगर देखा होगा तो हाउस की प्रोसीडिंग चलती है जब लोकसभा की, तो जो ये पैनल होता है ना, इन्हीं में से कोई ना कोई चेयर कर रहा होता है, राइट, ओके। और ये भी याद रखना कि जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस को अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वेकेंट है। देखो भाई, एब्सेंस में कर लो आप, एक दिन के लिए एब्सेंट है, लेकिन अगर वैकेंसी मतलब खाली है, मतलब कोई स्पीकर डिप्टी स्पीकर बना नहीं, उस सिनेरियो में नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। प्लस में स्पीकर की जो ड्यूटी है वो परफॉर्म की जाएगी ऐसे मेंबर्स के द्वारा जिसको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा उस पर्पज़ के लिए इस मोमेंट पे। मतलब कि भाई स्पीकर की पोस्ट बनी नहीं, डिप्टी स्पीकर मतलब आए नहीं है, मतलब कहने का पर्पज़ ये है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट ना वो वेकेंट है, खाली है। अब पैनल तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, या फिर होगा भी तो वो कर नहीं पाएगा, तो उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी बंदे को, ठीक है, मतलब किसी इंसान को। इलेक्शन हेल्ड किए जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल ताकि वो वेकेंट पोस्ट है उनको भरा जा सके। एक होता है प्रोटम स्पीकर। अब इसका काम क्या होता है? इसका सिंपल सा काम होता है जो नई लोकसभा, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा है उसको ओथ दिलाना, ठीक है, उसको ओथ दिलाना। ये जनरली जो सीनियर मोस्ट होते हैं ना उन्हीं को बनाया जाता है, और इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बस आपको यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। नाउ जो चेयरमैन है राज्यसभा का वो कौन होता है? ये एक एक्स ऑफिशियो, मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना उसी को वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। एक्स ऑफिशियो यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ, ओके। नाउ जब वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा हो, क्योंकि प्रेसिडेंट है नहीं, ठीक है, लेट्स से प्रेसिडेंट एब्सेंट है, कोई और चीज़ है, बीमार हो गया, कुछ और चीज़ होगी, तो जब वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट भाई कोई राज्यसभा के चेयरमैन की काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है, राइट। और जो चेयरमैन है राज्यसभा का उसको रिमूव किया जा सकता है इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा, आप लोग को मालूम होगा, राइट। कौन सी मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी, ओके। नाउ स्पीकर के पास ना कुछ सिनेरियो में स्पेशल पावर है जो कि चेयरमैन के पास नहीं है। एक तो हो गया आपका मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में, एक हो गया कि स्पीकर जो है ना ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड करता है जबकि चेयरमैन नहीं करता, अनलाइक द स्पीकर की तरह। सो नेक्स्ट है गाइज, जैसे जो स्पीकर होता है ना वो लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन क्या चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होता है? नहीं होता, तो ये आपको याद रखना है। प्लस में स्पीकर के पास जो है
मतलब बट लाइक द स्पीकर्स चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। जब मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग हो रही है तब चेयरमैन नहीं कर सकता, कास्टिंग वोट के उसमें कर सकता है, मतलब जब टाई हो जाए, राइट। वाइस प्रेसिडेंट जो है कैन नॉट प्रिसाइड ओवर ए सीटिंग ऑफ राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास किया गया हो उनके रिमूवल से रिलेटेड, ठीक है, मतलब अगर वो कहीं ना कहीं पेंडिंग हो। चेयरमैन जो है राज्यसभा का प्रेजेंट एंड स्पीक इन हाउसेज एंड कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग बट विदाउट वोट, ठीक है, क्योंकि वो मेंबर है ही नहीं, राइट। वो सारी चीज़ें तो यही था बेसिकली इससे रिलेटेड। आगे वाली जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल आपका डिप्टी चेयरमैन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे काफ़ी डिटेल में, राइट। क्योंकि मोस्टली ये है ना कि पार्लियामेंट चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सारा हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर कर लें, राइट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।